तो स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की थी मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, शेप एंड देयर फंक्शंस। अब अगर हमें इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, यानी कि उन सेल्स के बारे में जानना है जो सेल्स उनकी बॉडी को बनाती है, उनके बारे में जानना है, तो हमें सबसे पहले उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा, शेप के बारे में जानना पड़ेगा और हमें उनकी फंक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो इन सब एट्रीब्यूट्स को, यानी कि इन सब फीचर्स को हमें अगर जानना है तो हमें पहले एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जैसे कि हैंड लेंस या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो आप बोलते हैं। यानी कि आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से लेके कभी एक फ्लावर का पार्ट देखा होगा कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम इन्हें ऐसे ही देखें तो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे, तो हमें लेंस लगा करके फिर दिखेगा कि इसके अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि एंथर मतलब एंथर और स्टिग्मा और जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन जो एंथर और स्टिग्मा है वो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे। इसके लिए हमें लेंसेस की जरूरत पड़ेगी। तो हम फिर बात करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, यानी कि जो माइक्रोस्कोप है वो किस काम में आता है। वो एकदम छोटी छोटी, जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते, हम उन चीजों को देखने के लिए इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर सीइंग एडवांस्ड पिक्चर्स लाइक अनियन पील सेल्स एंड चीक सेल्स। यानी कि जो प्याज होता है, प्याज की जो बाहर वाली लेयरिंग होती है, उसकी सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और अगर हम चीक सेल्स देख रहे हैं, यानी कि जो हमारे गाल की सेल्स है यहाँ की, उसको देखना है तो हमें भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाली स्लाइड के अंदर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, हैंड लेंसेज के बारे में पढ़ा था कि हैंड लेंसेज क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होते हैं। हमने देखा था कि हम जो हैंड लेंसेज है उसका हमने यूज किया था फ्लावर के पार्ट्स देखने के लिए, जैसे कि सेपल, पेटल, ओवरी, एंथर, स्टिग्मा, स्टेमेन, ये सब हमने देखा था। अब हम हमारे माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज को देखने में जो चीज हमको चाहिए होती है उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो अब हम आए हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करके, अब हम आए हैं 8.2 पे, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर हम देखेंगे कि जो सेल की एक्चुअल डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो जो सेल की डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी रॉबर्ट हुक ने? 1665 के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्ड बार्क ऑफ अ ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रूड माइक्रोस्कोप। अब उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि उसे सेल का पता चल गया? तो उसने जो हमारा ट्री होता है, तो जो ट्री की जो कॉर्क होती है, यानी कि जो उसकी बार्क होती है, यानी कि जैसे ये हमारा ट्री है, तो इसकी ये जो बार्क है, इसने यहाँ से एक सेल उठाई और इसने रैंडमली इसको एक स्लाइड पर लेके गया और इसको क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उसको बहुत सारा अजीब अजीब पैटर्न मिला उसके अंदर, एकदम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जैसे, जैसे कि उसको ऐसी सेल्स मिलने लग गई, उसको ऐसी सेल्स मिलने लग गई। तो उसने बोला ये अजीब सी चीज है क्या? तो फिर उसने इसका बोल दिया कि ये सेल है। तो उसने बोला कि ये सेल है। तो उसने कैसे इसकी स्टडी की कि सेल क्या होती है। इसने ऑब्जर्व किया था कॉर्क के ऊपर, वो भी क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे, तभी उसको पता चला कि वो सेल थी। अब हम देखेंगे, he found that these cells are structured in the way of honeycomb structure। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सेल्स थी, यानी कि जो कॉर्क की सेल्स थी यहाँ पे इसने ढूंढी थी, वो एकदम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के जैसी लग रही थी।
यानी कि ये जो सेल्स है ये कुछ ऐसी लग रही थी। अब जो सेल का सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये एक सेल है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो बाकी का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इस पूरे को बोलते हैं सेल। जो बीच वाला है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आता है सेल की एनर्जी के लिए, जिससे सेल हमेशा काम करती रहती है और हमें जिंदा रखती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये वाली सेल्स थी ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसी थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था अब हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो देखिए जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है वो असल में ऐसी दिखती है, हेक्सागन जैसी दिखती है। तो देखिए ये थी वो कॉर्क सेल्स जो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व की थी। अगर इसने और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप लगा दिया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी आ रहे हैं जिससे हर छोटी से छोटी एकदम बारीक चीज भी देख सकते हैं हम, उसको लगाया इसने, तो हमें मिला इसका एनलार्ज्ड व्यू, यानी कि इसकी और गहराई में हम जब जाएं तो हमें इन सेल्स का ऐसा व्यू दिखता है। तो देखिए इन सेल्स में पहले ऐसी सेल्स होती है, फिर थोड़ी राउंड राउंड होती है, फिर थोड़ी बड़ी सेल्स होती है, फिर ये वापस ऐसी हो जाती है। तो यानी कि जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की भी डिटेल्ड एनाटॉमी है, एनाटॉमी वो चीज होती है एकदम अंदर की चीज, तो उसका व्यू ऐसा था। हमने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखा था। अब जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स थे, यानी कि हमने देखा था कि वो ऐसे 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 खूब सारे कंपार्टमेंट थे इसके अंदर। तो ये जो कंपार्टमेंट्स थे, इसके जो बॉक्सेस है, इसको जो रॉबर्ट हुक है उसने नाम दे दिया इन चीजों को सेल्स, यानी कि ये हर एक सेल है तो इसको बोल दिया सेल, कि ये सेल्स है, और ये बीच में इनका न्यूक्लियस। Then Robert Hooke identified these as dead cells. अब जो रॉबर्ट हुक था उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इस कॉर्क के ऊपर, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि ये सेल है कि नहीं है। फिर देखा कि इसका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी कैसा होता है। फिर उसने उसका एनलार्ज्ड व्यू देखा, यानी कि उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए सिर्फ कॉर्क सेल्स के ऊपर। फिर उसको पता चला अरे भाई ये जो सेल्स है ये तो खुद ही डेड है, यानी कि हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि जो ट्री होता है, यानी कि कोई भी पेड़ होता है, उसकी जो बार्क होती है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो भी सेल्स होती है वो सारी की सारी डेड होती है, और इन डेड सेल्स का नाम होता है जाइलम। इनका नाम होता है जाइलम। ठीक है, तो आपको ये समझ आया, यानी कि ये जितनी भी सेल्स थी जो अभी तक रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी वो सारी की सारी डेड सेल्स थी, और इन डेड सेल्स का नाम था जाइलम। और ये जो जाइलम है, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो जाइलम है ये क्या काम करता है, सॉइल से प्लांट को सारे जो वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वो लेने में हेल्प करता है। तो ये जाइलम का फंक्शन होता है। और जो किसी भी ट्री की बार्क है, यानी कि जो कॉर्क सेल्स है, वहां पे हमेशा डेड सेल्स होती है। तो ये आपको अपने ध्यान में रखना है। फिर क्या है, ही परफॉर्म these all experiments at रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। अब जो ये रॉबर्ट हुक था इसने सारे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ किए थे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो आपको ये सब अपने मन में ध्यान रखना है और इसको याद करना है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, even after the discovery of cell by Robert Hooke, no more information was gained after 150 years. यानी कि जब रॉबर्ट हुक ने इतनी मेहनत करके एक सेल डिस्कवर की और तब उसको भी पता चला कि ये तो सेल डेड है, और उसका नाम था जाइलम, तो उसके बाद में भी कई साइंटिस्ट ने, यानी कि 150 इयर्स तक सेल के बारे में कोई और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। But as soon as technology grew up, many more microscopes were invented and soon
and soon many more information about cell came. Means जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया, यानी कि 150 साल बाद जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी सेल, तो उसके 150 इयर्स बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया वैसे वैसे नई नई इम्प्रूवमेंट्स आती गई माइक्रोस्कोप के अंदर, कि अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप्स आ गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे क्या हुआ, हर चीज पॉसिबल हो गई। तो उससे क्या हुआ, हमारी सेल के बारे में भी अलग अलग इंफॉर्मेशन आने लगी कि सेल के अंदर क्या होता है। सेल एक राउंड स्ट्रक्चर की होती है, ऐसे तो ये किसी भी शेप की हो सकती है, सर्कुलर जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और जो बाहर ये होता है साइटोप्लाज्म होता है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, हमने अगर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं की होती तो ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, और पता ही नहीं चल पाता कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। तो ये सेल है, ये सेल का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है कि ये साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस होता है। और इसके अंदर भी, यानी कि अभी तो हमें ये सिर्फ व्हाइट दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर और जाए तो हमें बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, बहुत सारे राइबोसोम्स दिखेंगे, जो कि रफ भी हो सकते हैं, वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन ये सेल का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, नई नई टेक्नोलॉजीज के कारण, नए नए माइक्रोस्कोप्स के कारण। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो सेल्स है वो दो तरीके की होती है, एक होता है यूनिसेल्यूलर सेल, एक होता है मल्टीसेल्यूलर सेल्स। तो हमने उसमें ये भी पढ़ा था दो इलस्ट्रेशन के साथ में कि जो सेल होती है वो लाइक जैसे एक हट होती है, तो वो हट एक बनती है ब्रिक से बनती है, बहुत सारे ब्रिक से बनती है। और फिर हमने ये देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ था जो बना था डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से, लेकिन उन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, क्योंकि जो सेल्स होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम्स, लेकिन जबकि जो ब्रिक्स है वो तो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि जो ब्रिक है वो सांस तो नहीं ले सकती है, लेकिन जो सेल्स है वो सांस ले सकती है, वो ग्रो कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो हमारे जो पूरी बॉडी को है वो ग्रो, मतलब वो हमारी पूरी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है हमारी, यानी कि हमको जिंदा रखने में हमारी हेल्प करती है। We can construct different types of buildings by using different bricks. Similarly, we can also create different type of organisms by different size, shape and color. यानी कि ये लाइन हमें बोल रही है कि जैसे अलग अलग तरह के पत्थर यूज करके हम अलग अलग तरह की बिल्डिंग बनाते हैं, कोई छोटी बनाता है, कोई बड़ी बनाता है, कोई किसी अलग शेप में बनाता है, तो किसी का डिजाइन अलग होता है, किसी का इंटीरियर अलग होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें हो सकती है एक ब्रिक से, यानी कि एक ब्रिक के अरेंजमेंट से हम कुछ भी नया बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारी सेल्स है, यानी कि सेल्स भी अलग अलग साइज की हो सकती है, अलग अलग शेप की हो सकती है, यानी कि जो सेल्स है उनमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, यानी कि हम एक सेल को कैसे भी जोड़े, मतलब हर बार उसका एक नया फॉर्म बन जाएगा, यानी कि हर बार उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि हम सब, हमारे सबके पास दो आँख है, दो कान है, नाक है, यानी कि हम सबके पास ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम सब अलग अलग दिखते हैं, कोई मोटा है तो कोई पतला है, तो कोई लंबा है तो कोई छोटा है। ये सब किस लिए होता है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ सेल के वजह से। तो फ्रेंड्स, हमारा 8.32 सेक्शन है सेल, वो खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारे 8.4 सेक्शन पे, जो है सेल नंबर, साइज एंड शेप। यानी कि अब हम देखेंगे कि सेल के क्या नंबर्स होते हैं, यानी कि सेल किसमें कितने होती है। हमने देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि जो कैट होती है, कैट के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होती है। एंड आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है हाउस फ्लाई का, उसके अंदर भी ट्रिलियन सेल्स होती है, यानी कि ट्रिलियन सेल से उसका जो पूरी बॉडी है वो बनी हुई होती है। फिर हम देखेंगे साइज, सेल की क्या क्या साइजेस हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, कोई बड़ी हो सकती है, ऐसे। और हम देखेंगे शेप, जरूरी नहीं कि हमेशा सेल का शेप ऐसा ही हो, सेल का शेप कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, तो कभी राउंड हो सकता है, एकदम स्पाइरल हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, सेल का शेप कुछ भी हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सेल हमेशा इसी तरीके की हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होती है वो सारी इस तरीके की होती है। इसके अंदर ये होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले सेल की बात की थी कि जो सेल्स होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है यूनिसेल्यूलर सेल, एक होता है मल्टीसेल्यूलर सेल। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, जो एक सेल के बने हुए हो। जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था बैक्टीरिया का, यानी कि उसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी है, तो वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा। फिर हम देखेंगे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमने देखा था कि हम ह्यूमंस, हम भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक से ज्यादा सेल्स की बनी हुई है, इसीलिए हम मल्टीसेल्यूलर में आते हैं। In unicellular organisms, all the functions of body are performed by a single cell. अब जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि बैक्टीरिया, उसके अंदर तो एक ही सेल है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया में जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, यानी कि ग्रोथ करने के, खाना पीना जो भी उसका होता है, वो सारी उसकी एक सेल से होता है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। ये तीनों आपकी जो इनके डायग्राम्स है आपकी बुक में दे रखे हैं, तो ये आपको वहां से एक बार देखना है। और स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है आपको वो सारा अपनी बुक से वापस रिवीजन करना है और उसे याद रखना है। जो याद करने की चीजें आप उसे याद रखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपकी साइंस की क्लास खत्म होती है।